पढ़ लिए थे ना, गुलाम वंश पढ़ लिए थे, खिलजी वंश भी कंप्लीट कर लिए थे और तुगलक वंश चल रहा था। उसमें हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लिए थे ना। आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक का कंप्लीट चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा काल कौन सीरीज का चल रहा है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसका ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है? 1206 से 1526। ये है हमारा दिल्ली सल्तनत। अब इसमें हम अलग अलग डायनेस्टी पूछेंगे तब तुम लोग बताना, ठीक है। तुमको इसमें गुलाम वंश पढ़ाए थे कि नहीं? गुलाम वंश का जो ड्यूरेशन था वो कहाँ से कहाँ तक था? 1290, ठीक है। फिर तुमको इसके बाद क्या बना? गुलाम के बाद खिलजी वंश है ना। खिलजी वंश कहाँ से कहाँ तक था? 1290 से 1320। कहाँ तक? 1320, ठीक है। 1206 से 1290, फिर 1290 से 1320। और हम लोग अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? तुगलक वंश। क्या पढ़ रहे हैं? तुगलक वंश। तुगलक वंश का ड्यूरेशन कहाँ से रहेगा? 1320 से 1414 तक रह रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कोई इशू नहीं है। फोन वोन तो कस्टमर केयर वाला हम उठाएंगे नहीं, हम DND फोन वोन एकदम नो मर्सी है फिलहाल। चलो, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश ये हमारा अभी चल रहा है ना। ये सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग तुगलक वंश के बारे में बताए थे कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा का नाम था जोना खान, नाम था ना, जिसको कि वो दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा था। कहीं कहीं दक्षिण भारत ना देके पिन पॉइंट नाम देगा, वारंगल या तेलंगाना, समझ में आ रहा है। तेलंगाना का अभियान पहला बार जोना खान 1321 ईस्वी में किया था, जो कि वो असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। फिर 24-25 का जो 1324-25 में जो अभियान किया उसमें उसको सफलता मिल गया था। और दूसरा जब आक्रमण किया था कब? दक्षिण भारत में, तो वहां से वो बहुत सारा धन संपत्ति लूटा था, समझ में आया। गयासुद्दीन तुगलक जो है अपने नेतृत्व में बंगाल अभियान किया था। क्या किया था? ठीक है। दो अभियान के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा स्पेशल कम है, तो भारत का 7 गो जो राज्य उधर थोड़ा कम बना है, लेकिन समझ लो। देखो, ये दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। ये है हमारा तेलंगाना वाला एरिया। कहाँ है? तेलंगाना। यहाँ भेजा था किसको? जोना खान को। और खुद कहाँ पे अभियान किया था? बंगाल वाला में। गयासुद्दीन तुगलक का एक अभियान याद रखेंगे, वो कहाँ था? बंगाल अभियान था। ये सोचा कि हमारा जो बेटा है वो जाके पूरा दक्षिण भारत को लूटवे कर रहा है, तो हम भी यहाँ बैठे बैठे हमको भी थोड़ा पैर वैर में नहीं होता कि जंग लग गया है, चलो थोड़ा झाड़ उड़ लेते हैं। तो आया ये बंगाल को लूटने के लिए, सोचा यहाँ भी हम खूब धन संपत्ति लूटेंगे। लेकिन यहाँ मिला क्या? मुढ़ी, आलू चप, समझ में आ रहा है? झाल मुढ़ी, बंगाल का फेमस डिश यही सब ना। मैंने समझो कि अच्छा, मुढ़ी उड़ी कोई रईस आदमी खाता है? हाँ, तुम लोग मुढ़ी उड़ी देखते हो? महूरी जब नाश्ता देखेगा रईस आदमी के ना, मतलब समझो कि उसमें तुम ड्राई फ्रूट्स वगैरह फलना, जूस रहेगा, ड्राई फ्रूट्स रहेगा, गर्म दूध रहेगा, 2 अंडा कटा रहेगा, उसमें भी उसका पीला वाला निकाल के रख देगा। खाली उसका क्या लेता है? हाँ, कैल्शियम वाला पार्ट वो सब खाता है। खाता ही नहीं खाता? हाँ, जिसमें प्रोटीन वगैरह ले, फैट्स वगैरह नहीं खाता है। उसको डाइट वगैरह भी मेंटेन करना होता है। और यहाँ जे दो धसोड़ के है कि नहीं, भरपेट होना चाहिए। तो ये लोग मुढ़ी और घुगनी और चप खाने वाला विद्यार्थी क्या इसमें यहाँ से लूटेगा वो, समझ में आया। जब यहाँ पे इसका अभियान हुआ ना, तो समझो कि इसका जो खर्चा इन्वेस्टमेंट हुआ था अभियान करने के लिए, वो भी इसको रिकवर नहीं हो पाया। लेकिन समस्या का समस्या का जो समाधान था ना, वो लेके आ रहा था कौन? जोना खान। जोना खान का ही नाम मोहम्मद बिन तुगलक है, समझ में आ रहा है। तो कहीं कहीं दक्षिण भारत का अभियान में दक्षिण भारत का अभियान में कहीं कहीं जोना खान ना देके मोहम्मद बिन तुगलक भी देगा, तो तुम लोग कंफ्यूज जाना नहीं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का ही बचपन का नाम क्या था? जोना खान, समझ में आ रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से जब अभियान करके लौटा, तो बंगाल होते हुए लौटा। क्यों? क्योंकि इसका बाबूजी बोला था कि हम बंगाल में अभियान के, ये मेरा अभियान का मैंने गलत डिसीजन था, आओ मेरे पास यहाँ से वापस लौटने का भी पैसा नहीं है, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब तुमको समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं हुआ जो युद्ध में जितना खर्चा हुआ था, ठीक है। लेकिन वारंगल से ये बहुत सारा धन संपत्ति वगैरह लूट के लेके गया था। क्यों? क्योंकि तुमको पहले भी पढ़ाए थे कि यहाँ उस समय काकतीय वंश का शासन चल रहा था। क्या चल रहा था? और जो शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्र देव। क्या नाम था?
प्रताप रुद्र देव। और जब हम खिलजी वंश पढ़ रहे थे तो तुमको पढ़ाए थे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण भारत में, कहाँ, अभियान करने के लिए मलिक कफूर को भेजा था। किसको भेजा था? मलिक कफूर। तो वही मलिक कफूर जब यहाँ पे इस एरिया में, देवगिरी वाला एरिया में जादव वंश के साथ युद्ध किया था तो रामचंद्र देव बहुत बहादुरी से लड़ा कि नहीं? लेकिन ये प्रताप रुद्रदेव क्या किया था, अपना एगो मूर्ति बनवा लिया सोना का और उसमें जंजीर लपेट के गिफ्ट कर दिया था। वही प्रताप रुद्रदेव के समय में आक्रमण कौन कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस सकेगा, इसका इतिहास गवाह की डरपोक है, यह अधीनता स्वीकार पहले अलाउद्दीन खिलजी का किया हुआ था, है कि नहीं? तो यहाँ से बहुत सारा धन संपत्ति लूट के गया और जब यहाँ पहुंचा तो इस पूरा बिखियाल था, गोसाइल था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ये अभियान किए, मेरा मतलब सफलता कुछ हमको हासिल नहीं हुआ, है ना? तो अब हमको इसका रिकवरी कैसे किया जाए? तो तुमको पढ़ाए थे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मतलब दान में दी हुई भूमि को ना खालसा भूमि में कन्वर्ट कर रहा था। क्या कर रहा? खालसा भूमि इन द सेंस कि सरकारी भूमि में कन्वर्ट कर रहा था, जिस कारण वो यहाँ पे एक सूफी संत थे, क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? वो अलाउद्दीन खिलजी गए निजामुद्दीन औलिया के पास, किसका हिसाब लेने के लिए? दान वाली भूमि का हिसाब लेने के लिए। उस समय निजामुद्दीन औलिया ने उसको रिस्पॉन्स करके ये बताया था कि तुम अगर एक दरवाजे से आओगे तो मेरे पास कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे हैं। तो 10 दरवाजा वाला घटना जो है निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में होता है। वही बात इसके भी दिमाग में खटक गया कि अलाउद्दीन खिलजी गया था हिसाब लेने, खालसा भूमि में कन्वर्ट करने गया था दान वाला भूमि को, लेकिन कन्वर्ट नहीं किया है। समझ में आ रहा है? बस ये क्या यहाँ से निकला ना, खिसियाल तो है ये था, ये अपना एक सेनापति को भेज दिया कि जाओ तुम निजामुद्दीन औलिया को बोलो कि जितना भी सरकारी जमीन है सबका वो हिसाब तैयार रखे, जितने भी दान में दी गई भूमि है सबका क्या करे? हिसाब तैयार रखे। समझ में आया? अब ये लोग क्या होता है, भाई सेनापति को आगे भेज दिया ना। अब ये घोड़ा पर बैठ के जाता है कि हाथी पर बैठ के जाता है? राजा महाराजा हाथी पर जाता है बैठ के, हाथी पर बड़का दीवान पलंग बांध देगा और उसी पर टगल 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 चलते रहता है धीरे धीरे। समझ में आ रहा है ना? तो घोड़सवारी पहले पहुंचेगा, पहले हाथी वाला पहुंचेगा, घोड़ा पहुंचेगा ना। तो यहाँ से सेनापति इसका भाग के पहुंच गया दिल्ली, कहाँ पे? निजामुद्दीन औलिया के पास। और वहां जाके बोला कि प्रभु आप, हमारे सुल्तान आपके बारे में एक संदेश भेजे हैं कि जितने भी आपको अनुदान में या दान में जमीन मिला है सबका हिसाब तैयार रखें, कागज तैयार रखें। वो वापस बंगाल से अभियान करके आ रहे हैं तो उनको सारा एकदम नेट एंड क्लीन हिसाब चाहिए। समझ में आ रहा है? वो बोला जब अपना हुजूर को कह देना कि हुजूर दिल्ली दुरस्ते। क्या बोला? हाँ, हुजूर दिल्ली दुरस्ते। इसका मतलब होता है कि तुम अपना सुल्तान को जाके कहना कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। समझ में आ रहा है? यहाँ से ये संदेशा लेके चला। समझ में आ रहा है? कौन? उसका सेनापति। और इसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से पहुंचा कहाँ? उत्तर प्रदेश। कहाँ पहुंचा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के आगरा के पास, कहाँ? उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक जगह है अफगानपुर। क्या है? अफगानपुर। वहां पे ना एकदम संध्या काल हो गया था, साया काल हो गया था, तो ये लोग सोचा ना कि वहां पे विश्राम किया जाए। क्या किया जाए? विश्राम किया जाए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में यहाँ पे एक लकड़ी का महल बनाया गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, आगरा के समीप अफगानपुर में। समझ में आया? किस चीज का महल बनाया गया? लकड़ी का। ऐसा मिथ्या है और ऐसा माना जाता है कि इस लकड़ी का महल बनाने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था कि गयासुद्दीन तुगलक को यहीं पे मार दिया जाए। और यही हुआ भी एक्चुअली में कि जब लकड़ी का महल बनाया और राजा जब उसमें, सुल्तान जब उसमें विश्राम कर रहे थे तो वो महल क्या हुआ? गिर गया। समझ में आया? और उसी के मलबे के नीचे दब के किसकी मृत्यु हो जाती है? गयासुद्दीन तुगलक की। तो कहीं कहीं इसको षड्यंत्र भी बोलता है और कोई कोई इतिहासकार बोलता है कि जब यहाँ पे आराम कर रहे थे तो वहां पे बहुत सारा हाथी लोग, क्या हुआ था, एक हाथी का जो पागल झुंड था वो महल में घुस गया और लकड़ी का महल होने के कारण वो महल गिर गया, जिस कारण उसके मलबे में दब के ये इनका मृत्यु हो जाता। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कब होता है? 1326 ईस्वी में। समझ में आ रहा है? अब 1326 में जब मृत्यु होता किसका? तो जो निजामुद्दीन औलिया का जो क्या बोलते हैं उसको थॉट्स था, जो जवान दिया था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, वो आज एक फ्रेज के रूप में यूज होता है। जो काम इम्पॉसिबल है उसके लिए बोला था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। समझ में आ रहा है ना? दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये एक इम्पॉसिबल फ्रेज के लिए यूज होता है। तो दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये शब्द का प्रयोग निजामुद्दीन औलिया ने किसके लिए किया था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। तुम अगर एक दरवाजे से आओगे तो हमारे पास 10 दरवाजे हैं। इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या अलाउद्दीन खिलजी और क्या गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से दान में दी गई भूमि को वापस ले पाया? नहीं ले पाया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? हाँ। अब यहाँ 1326 ईस्वी में
गद्दी पर कौन बैठ गया? मोहम्मद बिन तुगलक। ये सब पहले भी तुम लोग को बताए हुए हैं, तो थोड़ा 200 का स्पीड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब हम आएंगे फिरोज शाह तुगलक के पास तो वहां रुक जाएंगे। MBT आ गया, कौन आ गया? MBT का ड्यूरेशन होता है 1326 से 51 तक, समझ में आ रहा है? ये किसका ड्यूरेशन है? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? इसके बारे में बताया कि इतिहास में जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है उसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही था, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको लगभग 22 से 23 भाषा का जानकारी था। कितना? 22 से 23 भाषा, मतलब अलग अलग 22 से 23 लैंग्वेज जो है सबका ये अच्छा खासा जानकार था। गणित विषय में इसका बहुत तगड़ा पकड़ था, समझ में आ रहा है? खगोल शास्त्र में इसका बहुत बढ़िया पकड़ था, और ज्योतिष विद्या के भी बहुत अच्छा जानकार था, समझ में आ रहा है? 3 सब्जेक्ट पर इसका बहुत बढ़िया पकड़ था। कौन कौन सा? गणित पर, खगोल पर और ज्योतिष पर, ठीक है। इसमें ये बहुत निपुण था और सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था। लेकिन इसके जीवन में ये जितना भी प्रयोग किया ना, सब इसके विपरीत हो गया। क्या हो गया? सबके इसके विपरीत। इसका 5 घटना हम लोग याद रखते हैं बेसिकली। इसके कार्य का जो 5 सबसे बुरा डिसीजन था वो क्या था? ये डिसीजन एक्चुअली में लेता था अच्छाई के लिए, लेकिन इसके विपरीत होता था। एक था तुम्हारा दोआब पर टैक्स। क्या था? दोआब पर कर का वृद्धि, समझ में आ रहा है? जो कि गलत साबित हुआ, जिसके लिए इसको अमीर ए कोही नामक एक विभाग का स्थापना किया गया था। क्या किया था? अमीर ए कोही, या कहीं कहीं दीवान ए कोही। पढ़ाए हुआ तो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। दूसरा क्या था इसमें? सांकेतिक मुद्रा। गुड, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। इसमें भी क्या होता? तांबा का सिक्का बहुत ज्यादा बनवाया था, और उस समय का लोहार जो था उस तरह का तांबा का सिक्का बहुत ज्यादा बना के मार्केट में फैला दिया, जिस कारण ये भी इसका क्या हो गया था? प्लान विफल हो गया था। तीसरा क्या था? तीसरा था दिल्ली से जो राजधानी है वो दौलताबाद लेके जाना, राजधानी हस्तांतरण। क्या था? हस्तांतरण, ठीक है। राजधानी हस्तांतरण भी इसका 3rd गलती था, जीवन का 3रा गलती था, ठीक है। चौथा गलती क्या था? कि खुरासन पर आक्रमण करने के लिए, कहां पे? खुरासन पर आक्रमण करने के लिए ये 3 लाख सैनिक को एडवांस सैलरी दे दिया था। कितना? 3 लाख सैनिक को, ठीक है। 3 लाख सैनिक को एडवांस सैलरी दिया और अस्थाई सेना में उसको जगह दे दिया। मतलब 3 लाख सैनिक को ये रिक्रूट किया, किसके लिए? खुरासान अभियान के लिए। किसके लिए? खुरासान, ईरान, ठीक है। लेकिन क्या ये आक्रमण किया था? नहीं किया था, है ना। 5वां गलती था कि इस सैनिक के बगावत से बचने के लिए वो क्या किया था? कराचील अभियान किया था। कराचील अभियान इन द सेंस, ये सब कंप्लीट तुमको बताया कि हिमालय वाला क्षेत्र में कराचील अभियान करवा दिया, उधर ही सेना जाके मर गया। और सेना जब आपस में लड़के मर रहा था तो ये बहुत खुश हो रहा था कि हम सेना के बगावत से बच गए, मतलब अपना सेना का खून ये खुद चूस गया, इसीलिए इसको खून चूसवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, लेमन चूस, समझते हो? मैंने चॉकलेट को चूसने वाला लेमन चूस बोलते हैं ना। लेमन वाला चॉकलेट था, उसमें लेमन चूस आदमी लोग खूब चूस चूस के खाता था, बोलता लेमन चूस। ये खून चूसा था, इसको खून चूसवा क्या बोलते थे? खून चूसवा। लेकिन ऐतिहासिक भाषा में खून चूसवा ना बोलते हुए वहां पे रक्त पिपासु बोलेगा। क्या बोलेगा? रक्त पिपासु किसको बोलता है? स्वप्नशील शासक भी इसको बोला गया। क्या बोला गया? क्यों बोला गया? इस सपना बहुत बढ़िया उन्हें देखता था कि हम फलना पर कब्जा कर लिया, हम मुद्रा चलाए तो ये हो जाएगा, हम टैक्स बढ़ा देंगे तो हम इतना रईस हो जाएंगे, इतना अमीर हो जाएंगे, दिल्ली सल्तनत जो है पूरा एकदम वर्ल्ड में फैल जाएगा। खूब बढ़िया से सपना देखता था, लेकिन एक्चुअली में इसका सपना साकार नहीं हो पाता। जितना भी डिसीजन लिया सब इसके खिलाफ ही होता था। अंततोगत्वा 1351 में इसका क्या हो जाता है? मृत्यु होता है, ठीक है। ये सब तुमको पढ़ाया हुआ। आज तुमको क्या पढ़ाएंगे? वो है FST। क्या है? FST, समझो। हाँ, ST। यहां से पढ़ते हैं तो यहाँ का स्पीड जो है 200 से कम के 100 पे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे। देखो FST का फुल फॉर्म क्या होता है भाई साहब? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। देखो मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, यही 3 नाम बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। किसमें? तुगलक डायनेस्टी में, समझ में आ रहा है। एक चौथा नाम पढ़ेंगे लेकिन उसको अंतिम के रूप में पढ़ेंगे, उसका कोई ज्यादा इसमें योगदान नहीं है। कितना भी तुगलक वंश से सवाल बनेगा ना, या तो मोहम्मद बिन तुगलक से बनेगा, या फिर तुम्हारा फिरोज शाह तुगलक से बनेगा, या कहां से बनेगा? गयासुद्दीन तुगलक। इससे ज्यादा कहीं पॉसिबिलिटी सवाल बनने का नहीं है। और नहीं तो अंतिम में अंतिम शासक कौन था ये बनता है, ठीक है। ये हम लोग समझेंगे। इसका जो ड्यूरेशन था ये 1351 से लेके 1388। जब पढ़ाया अच्छे से रिस्पॉन्स हमको मिलता है ना तो थोड़ा सा सुनने में ठीक लगता है। हाँ ठीक है, कोई परेशान मत हो, बी रिलैक्स, है ना। डरना नहीं है, गलत सही या सीखने है ना जी, तो सीखना है तो सीखना है।
FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। इसका ड्यूरेशन कहां से कहां तक चल रहा था? ठीक है, ये क्या किया, इसका काम देखो, ये अच्छा काम किया था। ये एक जौनपुर शहर का नाम स्थापना किया। क्या किया था? जौनपुर शहर जो है ना, बेसिकली ये जोना खान के नाम पे रखा गया। किसके नाम पे? जोना खान। जोना खान किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। जोना खान किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जोना खान। लेकिन उसको मोहम्मद बिन तुगलक का बनाया गया जब वो दक्षिण भारत का अभियान यानी तेलंगाना अभियान करके लौटा, तब उसको मोहम्मद बिन तुगलक से ही नवाजा गया। समझ में आया? उससे पहले वो क्या था? जोना खान। तो ये क्या किया फिरोज शाह तुगलक, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर ही इसको, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना खान था ना, तो उसी के नाम पर ये जौनपुर शहर का स्थापना किया। क्या किया? जौनपुर शहर का स्थापना किया। इस तरह का ये लगभग 300 शहर का स्थापना किया। कितना? 300 नए शहरों का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। लगभग 1200 कितना? बाग बगीचा। कितना? बाग बगीचा का भी निर्माण कौन करवाया था? देखो, लगभग 300 नए शहरों का निर्माण करवाया था और 1200 बाग बगीचों का। ये जो जौनपुर शहर है ना, ये तुगलक वंश के समय में बोलो या दिल्ली सल्तनत के समय में बोलो, ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। क्या था? शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जब हम बात करते हैं गुप्त काल, कब? गुप्त काल का, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा बिहार में पड़ता था, वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था कि नहीं था? जब हम बात करते हैं मौर्य काल का, उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, है ना। अभी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कुछ समय पहले जब अंग्रेज लोग शासन कर रहा था, तो इलाहाबाद शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। कौन था? इलाहाबाद। इलाहाबाद से शिक्षा का केंद्र बना दिल्ली। दिल्ली के बाद शिक्षा का केंद्र कुछ हद तक अब बन रहा है पटना। अब पटना के बाद अब कुछ हद तक बनेगा कौन? देवघर। ठीक है, आने वाले समय में हम लोग मिलकर क्या छोड़ेंगे? हाँ, हम लोग भी इसका जब मैंने जिम्मेदारी उठाया तो पीछे थोड़ी हटेंगे। तो कुछ समय बाद तुम लोग सुनना, आज इसको देख लो वीडियो में, कुछ समय बाद ये भी सुनना कि देवघर भी आपको कंपटीशन का पूरा बड़ा हब बनते हुए जा रहा है। देवघर में पहले कंपटीशन का माहौल था। 2010-11 का जब बात करते हैं ना, तो यहाँ भी अच्छा कोचिंग था, खास करके बैंकिंग SSC के लिए। लेकिन जब से ही थोड़ा सा लॉकडाउन वाला कंडीशन हुआ ना, हाँ, उस समय से देवघर का स्थिति थोड़ा सा खराब हुआ। तो फिर से हम लोग अभी एक अभियान के तहत जुड़े हैं और देवघर को फिर से रीएस्टेब्लिश करेंगे। किस दुनिया में? कंपटीशन के दुनिया में। अभी यहाँ पे एकेडमिक बन के रह गया, लेकिन हम लोग फिर लेके आएंगे, कंपटीशन का माहौल फिर से तैयार करेंगे। समझ में आया? तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अभी पटना उठना क्या है? एक हब माना जाता है ना। तो जब दिल्ली सल्तनत का बात करते हैं तो जौनपुर को ही शिक्षा का क्या बोलता है? मेन केंद्र बोला जाता है। इसीलिए इसको सिराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिक्षा का सिराज, मतलब सर का ताज होता है ना, उसे शिक्षा का सिराज किसको बोलते हैं? जौनपुर शहर को। ठीक है, अब 1300 शहर का निर्माण कौन करवाया था? हाँ, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, है ना, फिरोजपुर, ये सब जो बहुत सारा शहर का नाम आएगा, है ना। वो ज्यादातर शहर फिरोज शाह तुगलक ही करवाया था। कोई दिक्कत है? देखो, कुछ ऐसा कहा जाता है कि सामाजिक जो भेदभाव होता है ना, उससे भी लोग आगे कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है ना, ये एक सहिष्णु व्यक्ति अपने आप को साबित करना चाहता था। क्या चाहता था? सहिष्णु, मतलब समझ रहे हो कि सभी धर्म को समान इज्जत देने का। ये सोचता था कि हम एक सहिष्णु शासक बन के ही गुजरे, लेकिन कहा जाता है कि समाज का जो उत्पीड़न है उससे इसको भी गुजरना पड़ा। समझ में आ रहा है? क्यों उत्पीड़न से गुजरना पड़ा? क्योंकि इसके जो पिताजी थे, समझ में आ रहा है, वो क्या थे? मुस्लिम। और इनकी जो माता थी वो थे सोनार, मतलब हिंदू, जाति का सोनार और हिंदू। ठीक है, जिस कंडीशन में अगर ये हिंदू से रिलेटेड अगर कोई काम करते थे तो मुस्लिम के जितने भी उलेमा थे, जितने भी धर्म गुरु थे, वो भड़क जाते थे कि देखो इसकी मम्मी हिंदू है, इसीलिए सारा प्रचार प्रसार ही हिंदुओं का कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। समझ में आ रहा है? मैंने कुछ भी काम करता था तो इसका मुस्लिम इसका विरोध करता था, जिस कारण से गुस्सा हो गया। क्या हो गया? गुस्सा हो गया और ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया। क्यों लगाया जजिया कर? कि हम हिंदू के हितैषी नहीं है, ये साबित करने के लिए। कभी कभी नहीं कहता कि बुरा वक्त में कभी कभी गधा को भी बात बोलना पड़ता है ना। तुम नहीं भी चाहते हो तो वह कार्य करना पड़ता है जो तुम्हारा दिल तुमको करने के लिए अलाउ नहीं करता हो। सिचुएशन कुछ ऐसा होता है। तो ये चाहता था कि हम सहिष्णु बने, लेकिन एक अलगे काम कर दिया। क्या? कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। जजिया कर का शुरुआत अगर भारत में बोला जाए तो किसने करवाया था? मोहम्मद बिन कासिम करवाया था। समझ में आ रहा है? जब मोहम्मद बिन कासिम करवाया था तो देखो, बूढ़ा को, बच्चा को, महिला को, विकलांग को और ब्राह्मण को, ठीक है, ये सब पांचों को क्या किया था कि जजिया कर से बाहर रखा था। समझ में? लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर थोपने वाला व्यक्ति कौन बन गया? FST। समझ में? देखो, हिंदू का जितना भी धर्म ग्रंथ था, क्या था?
उसके लिए एक अनुवाद विभाग का भी स्थापना किया। क्या किया? अनुवाद विभाग। ठीक है, हिंदू का जितना भी धर्म ग्रंथ था उसके लिए जो फारसी में अनुवाद होगा इसका, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ सकें, इसके लिए ये अनुवाद विभाग का भी स्थापना किया। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। समझ में आ रहा है? फिरोज शाह तुगलक क्या किया था? अनुवाद विभाग का स्थापना किया। और ऊपर दिल्ली में ही एक फिरोज शाह तुगलक है ना, तो वहाँ पे कोटला पोर्ट का निर्माण किया। क्या किया था? जिसका पूरा नाम था फिरोज शाह कोटला। क्या नाम था? तो लोग दिल्ली में स्टेडियम का नाम सुना होगा ना, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम सुना है ना, वही फिरोज शाह कोटला पोर्ट का निर्माण कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। अभी वर्तमान में फिरोज शाह कोटला पोर्ट यानी फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम रखा गया है अरुण जेटली कोर्ट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? क्रिकेट स्टेडियम का नाम है फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में है। ठीक है, अभी फिलहाल उसका नाम क्या हो गया? अरुण जेटली। तो कोटला फोर्ट का भी निर्माण कौन किया था? कोटला फोर्ट। ठीक है, कोटला फोर्ट का निर्माण कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। अनुवाद विभाग का स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। को दिक्कत है? इसके दरबार में जो है ना लगभग 1,80,000 दास काम करता था। कितना? 1,80,000 सर्वाधिक दास दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दरबार में काम करता था, किस सुल्तान के दरबार में काम करता था? तो फिरोज शाह तुगलक। समझ में आ रहा है? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 दास गुलाम काम करता था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये सैनिक नहीं है, ये क्या है? सेवा करने वाला दास और गुलाम था। कितना? 1,80,000। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसका देखभाल करने के लिए इसने एक विभाग बनाया था, उसका नाम था दीवान ए बंदगान। क्या नाम था? दीवान ए बंदगान। दीवान ए नहीं लिखे ना, बंदगान। दीवाने बंदगान। समझ में आ रहा है? ये दीवाने बंदगान जो था, देखो बंदगान का मतलब बंदी समझना। क्या समझना? बंदी। बदली का मतलब कैदी होता है ना, हाँ कैदी। तो ये सब दास वास गुलाम गुलाम तो कैदी वाला सिस्टम में रहता है ना, इसीलिए दीवान ए बंदगान का संबंध किससे है? दास से। ठीक है, ये भी एक स्थापना क्या था? अमीर ए कोही। ये किससे संबंधित था? तो किसानों का टैक्स से संबंधित था। क्या था? किसानों का टैक्स से संबंधित था। जो ये दोआब पर टैक्स लगा दिया था, इसी को कंट्रोल करने के लिए वो अमीर ए कोही या दीवान ए कोही नामक विभाग का स्थापना किया था। और ये क्या क्या था? दीवान ए बंदगान। किसके लिए? तो 1,80,000 जो इसके पास दास था उसको देखभाल करने के लिए। ठीक है, 1.8 लाख क्या था इसके पास? दास था। समझ में आया? किसके पास? तुमको बता ही रहे थे कि ये एकदम सहिष्णु व्यक्ति था, सब धर्म को समान लेके चलने वाला था, लेकिन समाज का उत्पीड़न के कारण ये ब्राह्मणों पर भी क्या किया? जजिया कर लगा लिया, ना चाहते हुए भी। समझ में आ रहा है? इस समाज के उत्पीड़न में आकर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ना चाहते हुए भी, बस ये प्रूफ करने के लिए कि हम हिंदू के लिए खाली हितैषी नहीं है। समझ में आ रहा है? ताकि उसका जो मुस्लिम धर्मगुरु है, जो मुस्लिम उलेमा है, इस बात को समझ सके कि वास्तविक में ये हिंदू हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा रहा है, इसका मतलब हिंदू पर तो ये टैक्स थोप ही रहा है ना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो, ये गरीब वगैरह में बहुत, गरीबों पर भी बहुत इसका ध्यान रहता था, इसीलिए ये दार उल सफा नामक एक हॉस्पिटल का स्थापना किया। क्या क्या था? दार उल सफा। देखो नाम याद रखना है सब, दार उल सफा। ठीक है, सफा का मतलब क्या होता है? पेट सफा रोग दफा से नहीं सुनता है? सफा का मतलब खत्म हो जाना। क्या होता है ना? सफा खत्म हो जाना। समझ में आ रहा है? तो दार उल सफा का मतलब यहाँ होता है कि आदमी जाके यहाँ पे मुफ्त में क्या कर सकता है? इलाज ले सकता है। अभी का सरकारी हॉस्पिटल। समझ में आ रहा है? अभी का सरकारी हॉस्पिटल, ये मानो सरकारी हॉस्पिटल का नींव कौन रख दिया था? फिरोज शाह तुगलक। समझ में आ रहा है? फिरोज शाह तुगलक क्या किया? दार उल सफा नामक एक अस्पताल का स्थापना किया, जिसमें जितने भी गरीब थे वो जाके मुफ्त में इलाज अपना करा सकते थे। कोई दिक्कत है? ये सब काम किसका था? फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, ऊपर से क्या किया? दिल्ली में किसानों की भलाई के लिए, जो इसका दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली के आसपास जितने भी इसका क्षेत्र था उसमें किसानों की भलाई के लिए क्या किया? नहर का जाल बिछा दिया। क्या किया? नहर का जाल। देखो, नहर निर्माण का शुरुआत बोलेगा तब किसने किया था? मोहम्मद बिन फिर से बोलो, गयासुद्दीन तुगलक।
और ध्यान दो, नहर निर्माण का प्रारंभ देखेगा कि नहर निर्माण का प्रारंभ किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन नहरों का जाल किसने बिछा दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक। समझ में आया कोई दिक्कत? ये सब इसका क्या है, उपाधि है, एक तरह से क्या है, उपाधि। इसमें लिखे नहीं है क्या चीज, ब्राह्मणों पर जजिया कर, क्या लिखे हैं, ब्राह्मणों पर जजिया कर। हाँ लिख देते हैं यहाँ पे, ब्राह्मणों पर हाँ जजिया कर, ठीक है। किसने लगा दिया था, फिरोज शाह तुगलक। और नहरों का जाल क्या है, नहरों का जाल, नहरों का जाल मतलब नहरों का जाल इन द सेंस कि जितने भी क्षेत्र में जहां जहां पॉसिबिलिटी है वहां, और जहां जहां पॉसिबिलिटी नहीं है वहां भी ये क्या किया, पटवन की व्यवस्था करने के लिए, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए हर एक जगह नहर का निर्माण करवा दिया, ठीक है। जिसलिए इसको कहते हैं नहरों का जाल। समझ में आया कोई दिक्कत है? दार उल सलाम, नहीं दार उल सलाम, दार उल सफा नामक अस्पताल का स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अनुवाद विभाग का स्थापना किसने किया था, कोटला फोर्ट का स्थापना किसने किया था, जौनपुर शहर का स्थापना किसने किया था, शिक्षा का सिराज किसको कहते हैं, जौनपुर शहर को क्या कहते हैं। 300 से अधिक शहरों का निर्माण किसने किया था, 1200 बाग बगीचा निर्माण किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक समझ में आ गया। इसके बारे में दो चीज और देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये दिल्ली है ना, दिल्ली के बगल में यहाँ हरियाणा है और ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया है। यहाँ पे को मेरठ अभिलेख है, क्या है, और यहाँ पे को टोपरा अभिलेख है, क्या है, टोपरा अभिलेख, ठीक है। तो हरियाणा में है टोपरा अभिलेख, कहाँ, और दिल्ली में उत्तर प्रदेश में है मेरठ अभिलेख, क्या है, ठीक है। देखो यहाँ से मेरठ अभिलेख ये अशोक का है, क्या है, अशोक का। और ये भी टोपरा अभिलेख किसका है, अशोक का। ये दोनों अभिलेख उठा के कहाँ लेके चल गया, दिल्ली लेके चला गया, ठीक है। तो तुमसे कभी कभी पूछेगा कि हरियाणा का टोपरा अभिलेख को दिल्ली किसने लेके गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, फिरोज शाह तुगलक। मेरठ का अभिलेख दिल्ली किसने ले गया, तो क्या बोलेंगे, फिरोज शाह तुगलक। कहीं को तुमको समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है इसमें। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉसिबिलिटी रहता है वो सब यहाँ पे तुम्हारा बोर्ड पे है। बहुत कुछ लिख दिए हैं, बहुत कुछ समझा दिए हैं, समझ में आ रहा है। इसलिए फिरोज शाह तुगलक से संबंधित अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। फिरोज शाह का मृत्यु हो जाता है कब, 1388 में। कब होता है, 1388 में। इसके बाद एक दो और शासक आता है लेकिन कुछ खास नहीं रहता है, समझ में आया। इसके बाद एक लास्ट शासक जो हम पढ़ते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। क्या पढ़ते हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक पढ़ते हैं, ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बारे में बोला जाता है कि जब ये गद्दी पर बैठा, क्या, जब ये गद्दी पर बैठा, जब तुमको हम मोहम्मद बिन तुगलक पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे तो उस समय भी तुमको बताए थे कि ये वाला जो एरिया था ये था क्या तुम्हारा, विजयनगर, और ये बहमनी साम्राज्य। ये दोनों आपस में क्या किया था, दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही अलग कर लिया था। ये क्या था, 1336 में। कब क्या था, ये 1347 में। ये तो क्लास में बताया कि नहीं बताया, हाँ। तो देखो जब ये यहां से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत धीरे कमजोर पड़ते चला गया। क्या हुआ था, कमजोर, मतलब अलग अलग जितने भी जमींदार था ना वो सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा, समझ में आया। वैसे ही स्वतंत्र घोषित करने के क्रम में जब फिरोज शाह तुगलक मर गया उसके बाद 2-3 शासक और आया था, अलबुकर्क वगैरह सब आया था, समझ में आया। तो वो सब के समय में क्या हुआ, दिल्ली का जितना भी आसपास का जो जमींदार था सब अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर दिया, समझ में आया। जब स्वतंत्र घोषित किया और उसके समय में जब 1320 के आसपास, कब, 1320 के आसपास, समझ में आया, गद्दी पर था कौन, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो उस समय दिल्ली का जो क्षेत्रफल था ना, ऐसा माना जाता है ये दिल्ली है और दिल्ली का सेंटर पॉइंट जिसको हम लोग पुरानी दिल्ली कहते हैं, ये है हमारा एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट। क्या है, एयरपोर्ट। जहां पे दिल्ली में एयरपोर्ट है ना वो एरिया का नाम क्या है, पालम। तो ऐसा माना जाता था उस समय कि दिल्ली में जो दिल्ली सुल्तान का एरिया है वो दिल्ली से लेके कहां तक है, पालम तक है, समझ में आ रहा है। यही इसी का फायदा उठा के, इसी कमजोरी का फायदा उठा के उस समय सेनापति, ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद का सेनापति कौन था, खिज्र खां। कौन था, खिज्र खां, समझ में आ रहा। खिज्र खां क्या किया, मंगोल का एक सेनापति था, नाम था तैमूर लंग। क्या नाम था, वो देखा कि दिल्ली का जो अभी गद्दी है ना वो एकदम कमजोर पड़ा हुआ है, इससे बढ़िया आक्रमण करने का कोई दूसरा मौका नहीं मिल सकता है, समझ में आया। वो सोचता तो इसको खुद अपदस्थ कर सकता था, लेकिन ये अपदस्थ सोचा, डर रहा था कि हम सेनापति हैं, अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया तब तो जो हम गद्दी का सपना देख रहे हैं वो भी हमारा मिट्टी में मिल जाएगा, दिल के अरमा आंसुओं में बही जाएगा। ये क्या किया, खुद आगे ना आके, कौन, खिज्र खां, ये संपर्क किया मंगोल का सेनापति। क्या था, मंगोल का सेनापति, नाम था तैमूर लंग। क्या नाम था, तैमूर लंग। और तैमूर लंग के मदद से नसरुद्दीन मोहम्मद फिरोज तुगलक को दिल्ली की गद्दी से अपदस्थ कर दिया और वहां किसको बैठा दिया,
खिज्र खां को। जब खिज्र खां उस गद्दी पर बैठा तो वो अलग वंश का स्थापना कर दिया। कौन सा वंश? सैयद वंश। समझ में आया? तो तुगलक वंश के बाद हम लोग अब दिल्ली का गद्दी पर क्या पढ़ेंगे? सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना? औपदस्थ किसको कर दिया था? नसरुद्दीन मोहम्मद फिरोज तुगलक को। अब गद्दी पर कौन बैठ गया? खिज्र खां। लेकिन व्हेन वी डिस्कस अबाउट खिज्र खां, जब भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो तुमको बताएंगे सैयद वंश में कि खिज्र खां कभी भी सुल्तान का उपाधि नहीं लिया। समझ में आ रहा है? वो किसके अधीन काम करते रहा? तैमूर लंग के अधीन काम करते रहा। ये नहीं कि वो दिल्ली का सुल्तान बन के गद्दी पर बैठा। दिल्ली का सुल्तान वंश के गद्दी पर वो नहीं बैठा। तो हम अभी तो सैयद वंश नहीं पढ़ रहे हैं ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में हम लोग कंप्लीट देख लिए। अब अगला क्लास में हम लोग किसके बारे में देखेंगे? सैयद वंश के बारे में, कि खिज्र खां गद्दी पर बैठता है। सैयद वंश का इसमें कोई योगदान नहीं है। क्या है? कोई योगदान नहीं, कुछ खास नहीं किया। कहाँ बैठेगा? 1300 कितना बैठे? 1320 में बैठेगा ना। अब 20 से 1351 तक जाएगा। कहाँ जाएगा? नहीं, 1414 में बैठेगा और 1451 तक जाएगा। समझ में आ रहा है? और 1451 से जब बैठेगा कौन? लोधी वंश, वो 1526 तक जाएगा और तब एंट्री मारेगा बाबर झाबर। तब तुम लोग का शुरू हो जाएगा क्या? बाबर झाबर पढ़ना शुरू हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? चलो ये वाला फिरोज शाह तुगलक को आज यहीं पे रोक देते हैं। चलो।